तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस खास वीडियो के अंदर, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूं जिसका नाम है पुनर्जागरण। ये फ्रेंच भाषा के एक शब्द रेनेसा से निकला है। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है ही, लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या बिजनेस के स्टूडेंट भी हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो की मदद से आपको उन लोगों के बारे में पता चलेगा जिनकी वजह से आज हमारा ये जो आधुनिक वर्ल्ड चल रहा है वो एग्जिस्टेंस में आया है, मतलब वो अपने अस्तित्व के अंदर आया है। आपको कई सारे लोगों के बारे में पता चलेगा। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों के बारे में आप पहले से जानते हो सकता है कि बहुत से लोगों के बारे में आप पहली बार जानोगे। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि ये वीडियो आगे बढ़ानी चाहिए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हमें पुनर्जागरण को समझना है तो पहले हमें इस वर्ड को ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए, पुनर्जागरण में दो शब्द हैं। एक है पुनर यानी कि फिर से, और एक है जागरण यानी कि जागना। इस वर्ड को इंग्लिश में रेनेसॉन्स या फिर रेनेसा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रीबर्थ। ये जो वर्ड है ये फ्रेंच भाषा से निकला है, रेनेसा। तो इस वर्ड को आप याद रखना सबसे पहले। इसका मतलब ये है कि कोई फिर से जाग रहा है या फिर किसी का फिर से जन्म हो रहा है। कौन जाग रहा है या फिर किसका फिर से जन्म हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है? तो जवाब है यूरोप जाग रहा है, यूरोप का फिर से जन्म हो रहा है। देखो, यह जागने का अर्थ है एक युग से दूसरे युग में जाना, मध्य काल से आधुनिक काल में जाना। देखो, अगर आप इतिहास की बात करोगे तो इतिहास को हमने तीन हिस्सों में बांट रखा है। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और एक है आधुनिक इतिहास। आपको पता है प्राचीन इतिहास में 6000 बीसी से चलता हुआ आ रहा है और 5वीं शताब्दी तक चला है। इसके बीच में कई सारी सभ्यताएं भी पैदा हुई हैं, कई सारे लोगों ने काम भी किया है। इसके अलावा जो मध्यकालीन इतिहास है यानी कि मिडेवियल टाइम है, वो 5वीं सेंचुरी से लेकर 14वीं सेंचुरी तक चला है। और इसके बाद 14वीं 15वीं सेंचुरी से आप शुरू करोगे और आज तक की बात करोगे तो वो आधुनिक काल है। अब अगर आप सबसे पहले प्राचीन काल की बात करते हो तो प्राचीन काल में कई सारी सभ्यताएं हुई हैं, जैसे कि यूनानी सभ्यता हुई है, ग्रीस की, आपको पता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता भी हुई है और भी कई सारी हैं, मेसोपोटामिया है, कई तरीके की हैं। और इन सभ्यताओं के कला की वजह से, इन सभ्यताओं के ज्ञान की वजह से बहुत सी तरक्की थी जो पूरे के पूरे विश्व ने की थी। मतलब विश्व के हर एक देश में या फिर हर एक साम्राज्य में तरक्की हुई थी। लेकिन जब ये मिडेवियल टाइम आया, मध्यकालीन इतिहास, 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी का वक्त, इसको कई सारे हिस्टोरियंस डार्क एज कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस हिस्से के अंदर बहुत सी ट्रेजिडीज हुई थी, बहुत से लोग मरे थे, विकास बिल्कुल थम गया था। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि चर्चेस का राज हो गया था यूरोप के अंदर, खासकर आप बात करोगे तो। और उसकी वजह से काफ़ी सारा जो तरक्की थी वो रुक गई थी और इसीलिए इसको अंधकार युग कहा जाता है। और इस अंधकार युग के समय में यूरोप जो है वो सो गया था। मतलब पहले जाग रहा था प्राचीन इतिहास के अंदर, फिर मध्यकालीन समय में सो गया था। और जब ये मध्यकालीन समय खत्म हुआ 14वीं शताब्दी के बाद, तब वो फिर से जागा और उसने फिर से तरक्की की। तो यहाँ पे फिर से जागा मतलब यहीं से उसका पुनर्जागरण हुआ। यहाँ से लोगों ने तर्क शक्ति को अपनाया, धीरे धीरे करके वो धार्मिक कट्टरता से बाहर आए और आधुनिकीकरण को अपनाया। तो इससे ही आप पुनर्जागरण कहते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पुनर्जागरण कैसे कैसे हुआ, वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने पुनर्जागरण की इस पूरी व्यवस्था के अंदर अपनी भूमिका निभाई थी और किस किस तरीके से पुनर्जागरण आगे बढ़ता गया। तो देखो, इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे रोमन साम्राज्य के साथ। देखिए, ये है रोमन साम्राज्य जो कि आपको पूरा दिख रहा है। हुआ ये था कि तीसरी और चौथी शताब्दी के अंदर ये जो रोमन साम्राज्य है ये दो हिस्सों में टूट गया था। एक हिस्सा आपका पूर्वी हो गया था, एक हो गया था आपका पश्चिमी। ये जो पश्चिमी हिस्सा है इसकी राजधानी बनी थी रोम, जो कि कहीं ना कहीं इटली के अंदर है। और जो पूर्वी हिस्सा है इसकी राजधानी बनी थी कुस्तुनतुनिया। ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको याद रखना है। कुस्तुनतुनिया को आप आज का इस्तांबुल भी कहते हो, लेकिन कुस्तुनतुनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी इतिहास की दृष्टि से। अगर आप कुस्तुनतुनिया को भौगोलिक दृष्टि से देखते हो तो ये मेडिटेरियन सी जो है, भूमध्य सागर और काला सागर यानी कि ब्लैक सी, इसके पास है। इसका मतलब इस जगह से व्यापार करना बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह थे, इसलिए कच्चे माल की आवत जावत भी होती थी। तो बहुत सारा पैसा था जो व्यापारी कमा सकते थे यहाँ से।
तो ये एरिया भौगोलिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी चीज ये थी कि ये जो हिस्सा है ये यूनान के बहुत करीब था। यहाँ पे यूनान की पुरानी हस्तलिपियां बहुत सारी थी। आपको पता है यूनान के अंदर बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए थे, जैसे कि एरिस्टोटल हो गया, अरस्तु, प्लेटो हो गया और सुकरात हो गया, और भी कई तरीके के फिलोसोफर्स थे जिनकी हस्तलिपियां यहाँ पे रखी थी। और यहाँ पे लोग भी काफ़ी पढ़ने लिखने वाले थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा तरक्की पसंद लोग थे, काफ़ी ज़्यादा कला को, विज्ञान को, साहित्य को मानने वाले लोग थे। अब ये जो कुस्तुनतुनिया है ये तो वैसे तो आराम से चल रहा था, लेकिन 1453 में 2 अप्रैल को ऑटोमन साम्राज्य के एक सुल्तान थे, सुल्तान महमूद सेकंड, उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर हमला कर दिया था। अब देखो, यूं तो इतिहास में कुस्तुनतुनिया को कोई भी जीत नहीं पाया था, लेकिन सुल्तान महमूद सेकंड ने इसको जीत लिया था और 29 मई को यह युद्ध खत्म हुआ था और फाइनली सुल्तान का कब्जा हो गया था कुस्तुनतुनिया पर। अब इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग थे यहाँ पे, उन पर अत्याचार शुरू हो गए। अब वो कुछ कर नहीं सकते अपनी मर्जी से, तो उन्होंने वहां से भागने का फैसला लिया और भागकर वो आ गए पश्चिमी रोमन एम्पायर के अंदर, यानी कि इटली के अंदर आ गए। और इटली में भी एक शहर है फ्लोरेंस नाम का, वहां ये लोग आ गए। वैसे तो ये अलग अलग जगह पे बसे थे, लेकिन बेसिकली वो फ्लोरेंस में आकर के बसे। और यहीं से शुरुआत होती है पुनर्जागरण की। क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारी हस्तलिपियां लेके आए थे, साहित्य लेके आए थे, ज्ञान लेके आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये कहीं पे भी जाएंगे तो अपना ज्ञान फैलाएंगे ही। क्योंकि पढ़ने लिखने वाला आदमी जो होता है या अच्छा आदमी जो होता है वो अच्छा ही फैलाता है और बुरा आदमी बुरा ही फैलाता है। तो ये वहाँ पे चले गए सारे के सारे अपना ज्ञान लेके, साहित्य लेके, और वहाँ पे उन्होंने अपने ज्ञान को फैलाना शुरू किया। अब देखो, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ये कुस्तुनतुनिया से भागे तो ये इटली ही क्यों गए, क्यों ये इस वाले हिस्से के अंदर गए? तो एक बात समझो, उस समय ज्यादातर यूरोप के अंदर सामंतवाद चल रहा था और कलाकारों, साहित्यकारों और पढ़ने वालों के लिए कोई खास जगह थी नहीं। मतलब बेसिकली होता क्या था कि चर्चेस का राज चलता था और लोग धर्म के नाम पे कुछ भी बोलते थे और उसकी वजह से इन लोगों को सजा भी मिलती थी कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में इटली एक जगह थी जहाँ पे सामंतवाद कमजोर था। तो उन्होंने ये सोचा कि वहाँ पे आर्टिस्ट की इज्जत भी है, साइंटिस्ट की भी इज्जत है, लिटरेचर पढ़ने वाले की भी इज्जत है, तो ये सारे लोग यहीं भाग कर चले आए। जो जगह अच्छी होगी वो वहीं तो जाएंगे ना, तो इसलिए वो वहां चले गए। अब जब ये लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी अच्छाई फैलाना शुरू किया। इसमें सबसे पहला काम ये हुआ कि व्यापार का विकास हुआ। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? देखो, वो ऐसे कि कुस्तुनतुनिया का जो क्षेत्र था वो एकमात्र रास्ता था जहां से कोई भी यूरोप का बंदा जो है एशिया में जाके बिजनेस कर सकता है। वो चीन जा सकता है, भारत आ सकता है और भी काम कर सकता है। लेकिन अगर ये रास्ता बंद हो गया तो अब इन्होंने शुरुआत की समुद्री खोजों की। उन्होंने ये कहा कि हम लोग खुद खोज लेंगे एक रास्ता जिसकी मदद से हम भारत पहुंच सके, चीन पहुंच सके और भी कहीं पहुंच सके। तो यहाँ से समुद्री खोजों की शुरुआत होती है। तो इन्हीं में से, मतलब यूरोप के इस हिस्से में से 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने भी अपनी जो समुद्री यात्रा है वो की और वो भारत ढूंढने के चक्कर में अमेरिका की तरफ चले गए थे। वहाँ पे स्पेन की एक रानी थी इसाबेला नाम की, उन्होंने खर्चा दिया था कोलंबस को कि तुम जाओ भारत की, चीन की खोज करो। तो उनके खर्चे पे उन्होंने ये समुद्री यात्रा शुरू की थी और वहाँ से जाके उन्होंने गलती से अमेरिका ढूंढ लिया था। 1493 में उन्होंने लेसर एंटिल्स ढूंढ लिया था। 1498 में ये त्रिनिदाद और साउथ अमेरिका के उत्तरी तटों पे पहुंचे और 1502 में ये मध्य अमेरिका पहुंचे। मतलब इन्होंने 4 यात्राएं की जो सब इसाबेला के खर्चे पे की थी, जो स्पेन की रानी थी, और उनके खर्चे पे उन्होंने पूरी तरीके से अमेरिका को एक्सप्लोर कर लिया था। ठीक है, जहाँ से बिजनेस के रास्ते खुल सकें। वहीं दूसरी तरफ 1498 में ही जो वास्को डिगामा है वो निकले अफ्रीका की तरफ और अफ्रीका से घूम के वहाँ कहाँ आ गए? भारत आ गए। उन्होंने भारत की खोज की। 1501 में वास्को डिगामा दूसरी बार आए। यहाँ से वो बहुत सारे मसाले और वस्त्र लेके गए अपने देश पुर्तगाल के अंदर और वहाँ पे जाके उन्होंने व्यापार किया। उस मुनाफे को देख के ही बहुत सारे पुर्तगाली थे जो कि यहाँ आना शुरू हो गए और उन्होंने भी बिजनेस शुरू कर दिया था। इसी के साथ ब्रिटिशर्स ने भी अपनी कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने कहा कि भारत जाके व्यापार करो। लेकिन उनसे पहले 1605 में डच भारत आ गए, 1608 में अंग्रेज आ गए, 1620 में डेन आ गए, 1664 में फ्रेंच आ गए और फाइनली धीरे धीरे करके काफ़ी सारे यूरोपीय लोग थे जो भारत आ गए, चीन आ गए और उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। अब देखो, इतने सारे व्यापारी जब यहाँ आए तो उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा ब्याज कमाया और उस पैसे की मदद से जो स्कूल्स थे, जो सड़कें थी, हॉस्पिटल थे, मतलब जितने भी व्यवस्थाएं थी वो ठीक होने लगी। सीधी सी बात है, अगर आपके देश के व्यापारी कमा रहे हैं तो इसका मतलब आपके देश के पास पैसा है और जब पैसा है तो उसकी सुविधा जो है आम इंसान को मिलती है।
तो आम इंसान को वहाँ की सुविधा मिलने लगी, आम इंसान पढ़ने लगा। लेकिन इसके चक्कर में चर्च की मोनोपोली जाने लगी। चर्च क्या करता था, चर्च लोगों को अपने हिसाब से चीज़ें बेचता था, अपने हिसाब से बाइबल के बारे में बताता था। लेकिन अब लोग खुद पढ़ने लिखने लग गए थे, तो ऐसे में चर्च का काम ढीला पड़ने का डर था। तो चर्च ने क्या किया, व्यापारियों के खिलाफ एक आंदोलन कर दिया, मतलब उनका विरोध किया, ये कह के कि जो व्यापारी होते हैं वो ब्याज लेते हैं और धर्म में ब्याज लेना जो है वो गलत बात होती है। आपको पता है ईसाई धर्म में बताते हैं कि ब्याज नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर ब्याज नहीं आएगा तो हमारे लोगों की तरक्की कैसे होगी, हमारे लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगी। तो उनकी ये जो तार्किक बहस थी ये जीत गई और चर्च हार गए और ये बिजनेस कंटिन्यू रहा। आपको पता है एक बार व्यापार शुरू होता है तो व्यापार रुकता नहीं है, तो ये व्यापार चलता गया और फलता फूलता गया। तो यूरोप के पुनर्जागरण में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, व्यापारियों का अच्छा समय आ गया और इसकी वजह से तरक्की होना शुरू हो गई। दूसरी जो चीज थी वो साहित्य था। साहित्य ने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद की थी। 1265 में फ्लोरेंस शहर में ही दांते नाम का एक कवि पैदा हुआ था जो कि बहुत महान कवि माना जाता है। इन्हें इटली का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। इसको आप महाकाव्य कविता भी कह सकते हो। इस कविता के तहत उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि मानवतावाद का जो सिद्धांत है वो सबसे जरूरी होता है। सबसे बड़ा धर्म मानवता का होता है, मानवता से बड़ा कुछ नहीं होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने अपनी इस कविता के मदद से ये बात बताने की कोशिश की थी कि मनुष्य एक तर्क संगत प्राणी है और तर्क करके उसे मानवता को सबसे ऊपर रखना चाहिए और अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चर्च कुछ बोल रहा है या किसी व्यक्ति ने अपने मतलब से कुछ बात बोल दी है आप उसको मान लो। इस बात को आपको नहीं मानना है, आपको अपना तर्क लगाना है और मानवता को ही सबसे ऊपर रखना है, किसी को हीन नहीं समझना है। अब इस चीज ने लोगों को जागने में मदद की कि ये बात तो सही है, हम लोग एक डार्क एज में सो रहे हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ चर्च की सुनते हैं और या फिर किसी व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की सुनते हैं जो चर्च से रिलेटेड हो और वो अपनी बात हमसे मनवा लेता है। ऐसे में हम लोग कई व्यक्तियों का बुरा भी कर बैठते हैं कभी कभी। हमें लोगों का बुरा नहीं करना है, हमें मानवतावाद के सिद्धांत को ऊपर रखना है। इसीलिए दांते को एक बहुत महान कवि माना जाता है। दांते के काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा जो था वो पेट्रॉक ने लिया था। पेट्रॉक बहुत जरूरी नाम है, इनको मानवतावाद का पिता या फिर संस्थापक भी कहा जाता है। 20 जून 1304 को इनका जन्म हुआ था और इनका मुख्य कार्य ये था कि इन्होंने फ्रांस, इटली और भी कई देश थे जो कि यूनान के पास थे, उन सब जगहों पे ये घूमे, यात्राएं की और वहाँ से यूनानी और लैटिन किताबों की जो हस्तलिपियाँ थी उनको इकट्ठा किया और उनकी प्रतियां बनवाई, यानी कि कॉपियां बनवाई, जिससे कि लोग पढ़ सकें और समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है, लोग तर्क कर सकें, क्योंकि इसी से आप मानवता को समझ पाओगे। अब ऐसा होता है कि देखिए कोई एक धर्म के लोग होते हैं, वो दूसरे धर्म के लोगों को बुरा कहते हैं, गलत कहते हैं, और जो दूसरे वाले होते हैं वो पहले वाले को बुरा कहते हैं। तो करना ये है कि आपको पहले तो समझना है कि आप सब इंसान हैं, और जब सब इंसान हैं तो सीधी सी बात है कि सबके लिए एक ही लॉ लगने वाला है। तो एक दूसरे को बुरा भला कह के एक दूसरे का नाश करने से अच्छा है कि एक दूसरे के साथ रह के आगे बढ़ा जाए। तो इनका ये जो हस्तलिपियों को छपवाने का और बंटवाने का जो काम था ना वो बहुत ज़रूरी था, ठीक है, इसलिए इनको मानवतावाद का संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं बेकन। अब देखिए बेकन दो हैं, एक तो रॉजर बेकन है, एक है फ्रांसिस बेकन। रॉजर बेकन जो है वो 13वीं शताब्दी के हैं और फ्रांसिस बेकन जो है वो 16वीं शताब्दी के हैं। इन दोनों ने ही रेनेसां में अपना रोल निभाया है, मतलब इन दोनों ने ही पुनर्जागरण में अपना रोल निभाया है। इन्होंने के अंदर निभाया है रॉजर बेकन ने, वहीं फ्रांसिस बेकन ने इंग्लैंड के अंदर निभाया है। आपको पता है एलिजाबेथन एज नाम की एक एज चली थी जिसके अंदर एलिजाबेथ फर्स्ट बैठी थी गद्दी पे, तो वहाँ पे बेकन ने बहुत सारा प्रचार किया था मानवतावाद का, तर्कवाद का, ठीक है। और उनका एक फ्रेज बड़ा फेमस था, नॉलेज इज पावर, यानी कि ज्ञान ही शक्ति है, और ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। तो बेकन तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस बेकन भी और रॉजर बेकन भी, ठीक है। तो ये वो मुख्य साहित्यकार हैं जिनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब होने को तो बहुत सारे साहित्यकार हुए थे इस समय के अंदर, लेकिन इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। तो पहली चीज़ में क्या हुआ कि व्यापार बढ़ा तो पुनर्जागरण हुआ। दूसरी चीज़ हमने देखी कि साहित्य बढ़ा तो पुनर्जागरण हुआ। तीसरी चीज़ थी कि विज्ञान का प्रसार हुआ, यानी कि नई नई खोजें हुई। अब इसको ध्यान से समझना, बड़ा मज़ेदार है ये। देखो, सबसे पहली चीज़ ये हुई कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गुटेनबर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने टाइपिंग मशीन की खोज की थी, मतलब
मशीन का इन्वेंशन किया था। अब आपको ये बात पता है कि इससे पहले जितनी भी चीज़ें लिखी जा रही थी वो हस्तलिखित थी, मतलब वो हस्तलिपियाँ थी। अब एक हस्तलिपि को अगर आपको कॉपी करवाना है तो आपको एक इंसान चाहिए पूरा। वो इंसान लिखेगा, 1 महीना लिखेगा, 2 महीना लिखेगा, 3 महीना लिखेगा, तब जाकर के पूरी किताब पूरी करेगा। फिर उतना ही वक्त उसको दूसरी कॉपी बनाने में लगेगा। तो इसमें क्या, लोग बहुत लगते थे, समय बहुत लगता था, और ये जो किताबें लिखते थे हाथों से वो महंगी भी बहुत होती थी। मतलब जो गरीब लोग थे वो उसे खरीद नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। तो फिर वही बात है कि वो पादरियों की सुनते, कुछ विशेष लोगों की सुनते, और फिर वही चीज़ उनके दिमाग में चली जाती, मतलब किसी और की सोच। लेकिन गुटेनबर्ग की टाइप मशीन की मदद से अब किताबें छपने लगी थी, और किताबों का छपने का मतलब यह है कि वो सस्ती हो गई और जल्दी छपेंगी और बहुत सारी छपेंगी। तो इसकी मदद से क्या होगा कि जो आपको किताबें हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, गरीब आसानी से उसको खरीद सकता है। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट खोज जो थी वो 1400 में हुई, वो भी इससे जुड़ी हुई है। उसको आप कहते हो प्रिंटिंग प्रेस। विलियम कैक्सटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन दोनों की इन्वेंशन के बाद सबसे बड़ी जो चीज हुई थी वो ये थी कि धार्मिक ग्रंथ छपने लगे थे, उनकी प्रतियां अब छपने लगी थी, आसानी से मिलने लगी थी, अनुवादित होने लगी थी। अब इस बात को ध्यान से समझना, प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई और 1483 में मार्टिन लूथर सामने आए। मार्टिन लूथर किंग नहीं है, मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर वो व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल पढ़ी और समझी, और उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो चर्च हैं वो अपनी मर्जी से बाइबल का कुछ भी अर्थ बताते हैं और लोगों को चीज़ें बेचते हैं, सामान बेचते हैं। मतलब एक तरफ चर्च कहता है कि ब्याज मत लो, दूसरी तरफ चर्च अपनी जो मोनोपोली है उसका फ़ायदा उठाता है और लोगों को अनाप शनाप चीज़ें बताता है और अपने फ़ायदे के लिए लोगों को चीज़ें बेचता है। तो इस चीज़ को समझ के मार्टिन लूथर ने चर्च का प्रोटेस्ट किया, मतलब चर्च के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और वो पहले प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रोटेस्टेंट वो लोग होते हैं जो खुद बाइबल पढ़ते हैं, जो पादरियों पे के भरोसे नहीं रहते, जो किसी और का जो अनुवाद है वो नहीं समझते हैं, वो खुद पढ़ते हैं। एक तरफ होते हैं कैथोलिक, एक तरफ होते हैं प्रोटेस्टेंट। तो ये जो प्रोटेस्टेंट का वर्ग है ये मार्टिन लूथर के साथ ही शुरू हुआ था, और कई लोग जो थे वो इनके साथ जुड़े भी थे क्योंकि वो भी यही मानते थे, और इस तरीके से प्रोटेस्टेंट्स की शुरुआत हुई थी। तो अब आप देख रहे हैं कि विज्ञान के 2 आविष्कारों ने कितना ज़्यादा बदलाव ला दिया, पुनर्जागरण को कितनी शक्ति दे दी। इसके बाद तीसरा जो इन्वेंशन है वो है कागज का। अब देखिए, कागज का आविष्कार तो यूं तो बहुत पहले हो गया था, 202 में हो गया था, मतलब साल 202 जो था एडी जिसको आप कहते हो, वहाँ पे चीन में साई लून नाम का एक व्यक्ति था जिसने कुछ घास को, कुछ पेड़ की छालों को, कुछ सेल्यूलोस को लेकर के एक कागज बनाया था जो कि ढंग का कागज था, जिसके ऊपर छपाई आसानी से हो सकती थी। लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी का कागज जो था वो यूरोप पहुंचा नहीं था। तो इसको यूरोप में पहुंचाया किसने? तो एक इंपॉर्टेंट नाम आता है मार्को पोलो। अब ये नाम आपने सुना होगा। मार्को पोलो ने 1271 में अपनी यात्रा शुरू की थी, जो कि 24 साल तक चली थी यात्रा। इस यात्रा के दौरान वो मंगोल के राजा थे कुबलई खान, उनके दरबार में भी गए थे। उनके दरबार में वो 16 साल रहे थे। हुआ ये था कि कुबलई खान को एक आदत थी कि वो कई सारे दार्शनिकों को बुलाता था, देश विदेश के दार्शनिकों को बुलाता था और अपने दरबार में बैठाता था और आपस में वाद विवाद करता था। इससे होता क्या था कि बहुत सारी जो शिक्षा है, बहुत सारा जो ज्ञान है दूसरी जगहों का, उसे वो हासिल कर सके। जब मार्को पोलो यहाँ आए तो उन्होंने चीन में ये चीज़ देखी कि यहाँ तो कागज़ इतना बढ़िया बिक रहा है और उस कागज़ की मदद से आप इजीली छपाई भी कर सकते हो। तो उन्हें लगा कि इसे हमारे देश में भी होना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। जब उन्होंने मंगोल राजा कुबलई खान के दरबार में 16 साल पूरे कर लिए, तब उन्होंने कहा कि अब वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, वो सारी चीज़ें लेके वो अपने देश जाना चाहते हैं ताकि देश का भी फ़ायदा हो सके। 1295 में वो वापस पहुँचे वेनिस, और वेनिस में लेकर आए अपने साथ कागज़ और कागज़ का ज्ञान। और इसी कागज़ पर मार्टिन लूथर ने अपने प्रोटेस्टेंट आंदोलन का पत्र छापा था। समझ रहे हैं आप लोग? 1295 में कागज़ आ गया, ढंग का कागज़ आ गया, और 1483 में मार्टिन लूथर का जो प्रोटेस्टेंट पत्र था वो भी उसी पे छपा था। तो इस तरीके से कागज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो यहाँ से लोग चर्च के फैलाए हुए चक्र से बाहर निकलने लगे थे। अच्छा, एक डिस्कवरी और की थी, उसने कंपास बनाया था। देखो, मैंने आपको बताया कि जब ये लोग इटली आए, फ्लोरेंस आए, तब वहाँ से यात्राएं शुरू हुई। अब समुद्री यात्रा करने के लिए कंपास की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि समुद्र में 2 ही तरीके से आप दिशा का पता लगा सकते हो। एक है आपका ध्रुव तारा, जिससे आपको उत्तर दिशा का पता चलता है, और एक है कंपास। कंपास क्या करता है कि जो आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो चुंबकीय किरणें निकलती हैं उसको फॉलो करता है।
तो आप डायरेक्शन पता लगा सकते हो कि आप किस दिशा में जा रहे हो। तो कंपास का आविष्कार और उससे यात्राएं संभव हुई थी। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी बारूद की। बारूद भी चीन में ही डिस्कवर हुआ था। अब ये बात कहना बहुत मुश्किल है कि कब हुआ था, लेकिन रॉजर बेकन की किताब में इसका जिक्र मिलता है कि चीन से ही आया था बारूद, और इस बारूद के आने के बाद नए तरीके के हथियार बने और हथियारों से जो राजा थे वो ताकतवर हो गए। अब जब राजा ताकतवर हो गए तो सामंतवाद खत्म होने लगा। उन्होंने सामंतवाद को खत्म किया। जैसे जैसे सामंतवाद खत्म हुआ तो राजाओं ने कलाकारों को जगह दी, राजाओं ने वैज्ञानिकों को भी जगह दी। पूरी तरीके से खुल के नहीं दी, लेकिन थोड़ी बहुत तो दी। और जैसे जैसे सामंतवाद खत्म हुआ वैसे वैसे कलाकारों के लिए रास्ते खुलने लगे थे। तो बारूद का आना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी पुनर्जागरण के लिए। इसके अलावा इसी वक्त में और भी बड़े बड़े वैज्ञानिक आए जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी खोजें की थी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई थी, जो कि बहुत रिवोल्यूशनरी थी अपने टाइम पे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई थी, उनको दंड दिया गया था। इनमें सबसे पहला नाम है कॉपरनिकस का। आपने ये नाम सुना होगा। इसने क्या किया था, इसने बताया था कि जो पृथ्वी है वो अंतरिक्ष का केंद्र नहीं है। पहले लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष के केंद्र में है और जो सूरज और चांद है वो उसके आसपास घूम रहे हैं। लेकिन कॉपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की तरह ही जो सूर्य है उसके आसपास घूम रही है। अब सीधी सी बात है, जब उसने ये बात बताई थी तो उसके खिलाफ जो है कानून निकल गए थे, उसके खिलाफ जो है सजा निकल गई थी कि ये आदमी गलत है, ये चर्च के खिलाफ है, ये धर्म के खिलाफ है, वगैरह वगैरह। तो इनको भी सहना पड़ा था। इसके बाद आए गैलीलियो गैलीली। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। गैलीलियो गैलीली ने अंतरिक्ष के बारे में कई चीजें बताई थी, वातावरण के बारे में कई चीजें बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप एक हथौड़े को और एक पंख को धरती पे साथ में गिराते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हथौड़ा पहले गिरेगा और पंख बाद में गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हवा है। लेकिन वही चीज़ अगर आप चांद पे जाके करते हो, किसी ऐसी जगह पे करते हो जहाँ पे हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ दोनों एक साथ गिरेंगे। तो ऐसे में लोगों के बिलीफ्स को ये बात लग गई। मतलब लोग जो ये मानते थे पहले कि भारी चीज़ पहले गिरती है, उनको ये बात लग गई। तो उनको भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, काफ़ी सारी सजा हो गई। 10 साल तक उनको उनके घर में बंद कर दिया गया था। उन्हें आखिर में आके माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी कुछ सहा। इसके अलावा बेसेलियन एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे। उन्होंने ऑपरेशन किया था, पहली बार शल्य चिकित्सा की थी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। और जब उन्होंने ये काम किया तो उनको भी सजा हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा जियोर्दानो ब्रूनो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कॉपरनिकस की बात को सही मानते थे। वो ये कहते थे कि जो धरती है वो केंद्र में नहीं है। उनकी जैसे ही ये बात बाहर आई तो उनको जिंदा जला दिया गया था। जी हाँ, जिंदा जला दिया गया था। तो उनके साथ भी बड़ी ज्यादती हुई थी। जोहान्स केपलर भी इस लिस्ट में शामिल है। जोहान्स केपलर ने यह बताया था कि जितने भी ग्रह होते हैं वो एलिप्टिकल पाथ में, अंडाकार पाथ में घूमते हैं। ये बात उन्होंने बताई थी, उनको भी सहना पड़ा था। और आखिर में एक नाम के व्यक्ति भी थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें खून बहता है हमारी बॉडी में, ये बात उन्होंने बताई थी। तो अब आप ये देख रहे हैं कि पुनर्जागरण के अंदर बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बहुत सारी चीजें बताई जो कि आज हमारी मॉडर्न साइंस में काम भी आ रही है। लेकिन फिर भी इनको बहुत कुछ सहना पड़ा। लेकिन इन्होंने जो भी कुछ किया उसकी मदद से ही तो जागरूकता आई। आज की तारीख में लोग उनको सही मानते हैं और जिन्होंने उनको लटकाया या उनके साथ बुरा व्यवहार किया उनको लोग गलत मानते हैं। सीधी सी बात है। तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे पुनर्जागरण के लिए। अब देखो, व्यापारी हो गए, साहित्यकार हो गए, वैज्ञानिक हो गए, अब आखिर में बसते हैं कलाकार। अब सीधी सी बात है, कला भी बहुत बड़ी थी इस टाइम के अंदर। कला ने भी बहुत सारा पैर पसारा था, तो कलाकार भी होंगे। सबसे पहले कलाकार का नाम है लियोनार्दो दा विंची। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। अब आप ये कहेंगे कि लियोनार्दो दा विंची सिर्फ कलाकार थोड़ी थे, वो तो बहुत कुछ थे। जी हाँ, बहुत कुछ थे। चित्रकार थे, गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, मूर्तिकार थे, वास्तुशिल्प कला वो जानते थे, संगीतज्ञ थे, यांत्रिक थे, इंजीनियर थे, और पता नहीं क्या क्या थे। उन्होंने बहुत सारा काम किया। मैं आपको बता दूं कि उनकी लिखी हुई एक किताब है जिसके अंदर उनके कुछ एक मेथड्स लिखे हुए हैं। वो दुनिया की सबसे महंगी किताब है। बिल गेट्स ने वो किताब खरीदी थी 30.8 मिलियन डॉलर के अंदर, और आज की तारीख में शायद वो 50 मिलियन डॉलर के आसपास होगी। तो ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट था अपने आप में। तो इसने बहुत सारे काम किए थे और सहना भी बहुत कुछ पड़ा था इसको। एक बड़ा फेमस काम है इसका, मोनालिसा की पेंटिंग आपने ज़रूर देखी होगी। तो इनके किए हुए जितने भी काम हैं, जितनी भी फील्ड्स में इन्होंने काम किए हैं, वो सब के सब पुनर्जागरण में बहुत ज़रूरी थे। इसके बाद दूसरे कलाकार हैं माइकल एंजेलो। इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये एक मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, कवि थे और वास्तुकार थे। लेकिन मेनली इनकी जो मूर्तियां हैं ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है।
अगर आज आप इटली को देखोगे, अगर मान लो आपको इटली जाने का मौका मिलेगा, तो इटली में बहुत सारी मूर्तियां ऐसी हैं जो आप देखेंगे कि इन्होंने ही बनाई है और बहुत फेमस फेमस मूर्तियां हैं। तो माइकल एंजेलो अपने आप में बहुत ही ज्ञानी आदमी थे। इसके अलावा दांते के बारे में आपको बता चुका हूँ। दांते एक कलाकार थे, एक कवि थे। उन्होंने एक महाकाव्य लिखा था, डिवाइन कॉमेडी। वो बहुत इंपॉर्टेंट था पुनर्जागरण के लिए। इसके बाद एक और आते हैं रफेल। रफेल की चित्रकारी और वास्तुशिल्पीकारिता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी चित्रकारिता ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल निभाया था, किसके लिए? पुनर्जागरण के लिए। और आखिर में मैं दो लोगों की बात करूंगा। इन दोनों लोगों ने बहुत अच्छी सलाहें दी हैं। एक है मैकियावली। मैकियावली का आपने नाम सुना होगा। इनको आप लोग कह सकते हो चाणक्य एक तरीके से। इन्होंने एक बड़ी ज़रूरी बात कही थी कि राजनीति में धर्म को नहीं मिलाना चाहिए, मतलब राजनीति से धर्म को दूर रखना चाहिए अगर आप ढंग से राजनीति करना चाहते हैं तो, अगर आप लोगों का भला करना चाहते हैं तो। और मध्यकालीन इतिहास में क्या हो रहा था कि जो धर्म था उसने हर चीज़ में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, और इसकी वजह से ही जो डार्क एज है वो आ गई थी। लोग मर रहे थे, धर्म युद्ध हो रहे थे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैकियावली की ये सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और लास्ट में एक नाम है एरास्मस। इन्होंने एक किताब लिखी थी, मूर्खता की प्रशंसा, यानी कि द प्रेज ऑफ फोली। इसमें हुआ यह था कि इसमें चर्च की बुराइयां की गई थी। चर्च के जो कार्य हैं उनकी बुराइयां की गई थी। धर्म की बुराई नहीं की गई थी, लेकिन चर्च जो करवाता है धर्म की आड़ में, उसकी बुराइयां की गई थी। तो ये भी एक ज़रूरी नाम है। ये किताब बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पुनर्जागरण की इस पूरी व्यवस्था में बहुत बड़ा रोल निभाया था। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग और नहीं थे। बहुत बड़े बड़े कलाकार होंगे, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार होंगे, वैज्ञानिक होंगे, यकीनन होंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिनसे प्रश्न आपके ज़रूर बनेंगे, और मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको समझा सकूं कि इनका महत्व क्या था। जब आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमारा आधुनिक वर्ल्ड जो है, हमारा आधुनिक विश्व जो है, वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया है, तरक्की किस हिसाब से हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।